हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हमने देखा था लियोन को एक नई स्किल मिल चुकी है जो कि उसने सिखाई है बेंगुल को, और बेंगुल को स्किल आई है वोल्केनिक ब्लास्ट, जिसकी मदद से ऐश क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पे ऐश का मतलब होता है वोल्केनिक राख, जिसकी मदद से लियोन सीमेंट बना सकता है। लियोन को इस राख की बहुत जरूरत थी क्योंकि इसके बिना सीमेंट क्रिएट नहीं की जा सकती। सीमेंट एक स्पेशल टाइप की है जिसका नाम है रोमनिक सीमेंट, जो कि 2000 साल तक टिक जाती है। अब जब कोई काम लियोन ने किया है तो लियोन एक ही बार में इसे पूर्ति पक्का करना चाहता है। असल में लियोन के पास में एक कंस्ट्रक्शन का काम है, उसे समुद्र के बीच में एक स्टैचू लगाना है और उस स्टैचू को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और लियोन को ये काम दिया है काउंट क्रेमो ने। काउंट क्रेमो के पास में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो समुद्री गहराई तक एक प्लेटफॉर्म बना सके। वैसे फिलहाल तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी लियोन के पास में भी नहीं होती, लेकिन लियोन के पास में एक आइडिया होता है कि किस तरीके से ये किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करता है जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हायर है। यहाँ से हम सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एकदम आराम से सो रहे हैं, रात का टाइम है, एकदम शांति छाई हुई है। तभी उनसे एक बहुत जोर धमाका होता है। इसे सुनने के साथ में सब लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं। उन्हें सामने की तरफ एक बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है। काउंट क्रेमो को भी यही सेम दिखाई दे रहा है और वो इसे देखकर कब्जे चौंका हुआ है। धमाके के बाद में कब्जे धुआं भी वहां पर दिखाई देता है, और असल में ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं है, बल्कि ये बेंगुल की स्किल है। बेंगुल के पास में अब जो नई स्किल आई है जिसकी मदद से ये अपनी पूप की मदद से वोल्केनिक ऐश को क्रिएट कर सकती है। इसकी पहली स्किल भी यही थी, पहले वो आयरन रोड्स को क्रिएट कर सकती थी और अब ऐश को। यहाँ पर जब ये धमाका हो रहा है तब लियोन और जेवियर दोनों यहीं पे खड़े होते हैं। लियोन ने अपने कान ढक रखे हैं, वही सब कुछ देखकर कब्जे चौंक जाता है। वो कहने लगता है ये तो कब्जे शानदार है, ये तो वोल्केनिक ऐश है जो कि मुझे चाहिए थी। जेवियर, तुम देख पा रहे हो हम कामयाब हो चुके हैं। जो चीज हमें हासिल करने में 6 महीने से ज्यादा टाइम लगने वाला था वो हमने कुछ सेकंड्स में हासिल कर ली, बल्कि हमने खुद ही यहाँ पर बैठे बैठे उसे क्रिएट कर लिया है और हमारे पास में इन्फिनिट तौर पर ये हो चुकी है। ये सुनने के बाद में जेवियर की तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। लियोन वापस से बोलता है क्या हुआ जेवियर, कि तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? जेवियर दोबारा से कुछ नहीं बोलता। लियोन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आया कि मेरे को तुम्हें कान बंद करने के लिए कहना था। इसी टाइम पर जेवियर की नजर लियोन के ऊपर पड़ जाती है। वो लियोन को लिपसिंग करते हुए देख लेता है। वो समझ आता है लियोन से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से उससे कहता है तुम क्या कह रहे हो? लियोन कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि तुम बहरे हो चुके हो, इस आवाज का तुम पर इफेक्ट हुआ है, तुम्हारे कान अब काम करना बंद कर दिया है, इन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। लियोन दोबारा से सब कुछ शांति सुन रहा होता है, उसे कुछ भी सहन नहीं दे रहा। जेवियर यहाँ पे सब कुछ शांति सुन रहा होता है, उसे कुछ भी सहन नहीं दे रहा। इस चीज का लियोन फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो जोर चला कहता है तुम पागल हो, बहुत ज्यादा भद्दे दिखाई देते हो। अब की बार जेवियर को लियोन की लेसन दी जाती है। उसे कहने लगता है तुमसे तो कम ही भद्दा हूँ। लियोन कहता है मुझे लगा ही था तुम नाटक कर रहे हो बहरे होने का, तुम्हें सब कुछ दे रहा है। ये सुनने के साथ में जेवियर दोबारा से बहरा हो जाता है। वो कहने लगता है नहीं नहीं, मुझे कुछ भी सहन दे रहा, तुम क्या कह रहे हो? इसके बाद में लियोन इस सिम से इग्नोर करते हुए बेंगुल की साइज को कम कर देता है और फिर रास्ते हुए यहाँ जाने लगता है। वो जाते हुए ऐसे कहने लगता है जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना था उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पास नहीं था वो अब हमारे पास में हो चुका है, ये वोल्केनिक ऐश। अब जो हमारे पास में ये है तो हम सीमेंट को बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद में जल्दी ही हमारा कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट होगा। हमारे पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से समुद्र के बीच में हमें बहुत शानदार सा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके ऊपर उस मूर्ति को रखा जा सके। बेंगुल बहुत अच्छे, तुमने मेरी सीमेंट की प्रॉब्लम को काफी अच्छे से सॉल्व कर दिया, और अब तो हमारे पास में इतनी सारी सीमेंट है जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी। मैं तुम्हारी मदद से जितनी चाहे उतनी क्रिएट कर सकता हूँ। लियोन के इतने के साथ में ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर इनका काम है सीमेंट को क्रिएट करना, क्योंकि अभी तक केवल वोल्केनिक ऐश बनी है, नेक्स्ट तो सीमेंट नहीं। यहाँ से हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। सीमेंट को क्रिएट करने के लिए अलग से एक मशीन बनाई गई है जिसको बेंगुल के पीछे फिट कर दिया है। ये मशीन असल में एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर से सारी वोल्केनिक ऐश जब भी बेंगुल अरी पावर को यूज करेगी उस टाइम पर कलेक्ट हो जाएगी, वो कहीं भी बाहर नहीं निकल पाएगी। अलग से उन्हें इकट्ठा करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए स्पेशली इस मशीन को बनाया गया है। इसके अलावा इसकी पीछे की साइड में एक जाली भी है ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो भी बाहर निकलती रहे। और इसके अलावा लियोन का सोचना ये भी है कि वो सारे लोग जो भी सिटी के अंदर रहते हैं उन सभी को इस स्किल को दिखाए। जैसे वो सिटी के बीच में पहुंचता है वो बेंगुल को अब इसको एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसके बाद में बेंगुल वैसे ही करती है। वो जोर से वोल्केनिक ब्लास्ट को उसके ऊपर एक्टिवेट कर देती है, और क्योंकि उसके पीछे की साइड में ये मशीन लगी हुई है इसलिए ब्लास्ट का रेडियस बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, कोई भी आग बाहर नहीं आती, केवल थोड़ी सी एयर बाहर आती है और साथ में काफी सारी नॉइज भी। लेकिन इस बार लियोन ने सबको बता दिया होता है कि सही टाइम पर अपने कानों को ढक लेना है, इसलिए काउंट क्रेमो और जितने भी लोग हैं वो सबके सब अपने कानों को ढक लेता है और ये सब कुछ होता हुआ देख रहे होता है। काउंट क्रेमो ये देख के सोचने लगता है ये लड़का तो बहुत कमाल का है, ये काफी शानदार इंजीनियर है, लेकिन मैंने इस चीज की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि इसके पास में एक ऐसा मॉन्स्टर होगा जो कि अपने साइज को काफी तक कम और ज्यादा कर सकता है। और इसके अलावा इसकी पूप के अंदर से इस तरह के मटेरियल बाहर निकलते हैं जो कि किस चीज के कंस्ट्रक्शन में काम आ सकते हैं। अब तो मैं इस चीज के लिए पूरी तरह श्योर हूँ, ये लड़का जरूर से इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छी तरह कंप्लीट करेगा, बल्कि जितना अच्छा मैं सोच सकता हूँ उससे भी शानदार तरीके से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। शायद से जितनी भी अफवाह मैंने सुनी थी वो सारी एकदम सच थी, और अगर वो सारी अफवाह एकदम सच है तब तो यहाँ पर इस लड़के का टैलेंट पूरी तरह वेस्ट हो रहा है। इसकी मदद से काफी कुछ किया जा सकता है। अगर इसने उस स्ट्रक्चर को सही तरह क्रिएट कर दिया तब तो मैं इससे और भी काफी सारा काम करवाऊंगा। इस लड़के की नॉलेज हमारे और काफी सारे लोगों के बहुत तरीके से काम आ सकती है। इसके बाद में इस कंस्ट्रक्शन के काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है। अब जब सीमेंट क्रिएट हो चुकी है, सीमेंट के लिए सारा सामान भी आ चुका है,
तो उसके बाद में अगला काम है एक कंटेनर टाइप कुछ बनाना। ये कंटेनर थोड़ा अलग होने वाला है, इसके अंदर पानी को स्टोर किया जाएगा। इनफैक्ट ये एक डैम की तरह होगा जिसे समुद्र के अंदर उस जगह पर डाला जाने वाला है जहाँ पर समुद्र के अंदर प्लेटफॉर्म को किया जाना है। ये कंटेनर थोड़ा अलग तरीके का होगा, ये असल में एक डैम की तरह है जिसकी मदद से एक खाली एरिया बना दिया जाएगा और फिर इसे समुद्र के अंदर डालकर इसके अंदर सारी सीमेंट को डाली जाएगी। लियोन के कई सारे वर्कर्स इस चीज के अंदर काम पे लग जाते हैं और फिर जब इस कंटेनर का रीजन क्रिएट हो जाता है तो समुद्र के अंदर जाकर एक शिप की मदद से इसे अच्छी तरह से उस जगह पर सेटल कर दिया जाता है, जिसके बाद में काम शुरू होता है हिप्पो का। हिप्पो अपने पर को यूज करके इस एक कंटेनर के बीच में जितने पानी होता है उस सारे को सब करके बाहर निकाल लेता है और अब इस लकड़ी के ढांचे के बीच में पूरी तरीके से खाली एरिया है जिसके ऊपर सारा काम किया जा सकता है। इसके बाद में शुरू होती है तीसरी स्टेज जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर के लिए एक शानदार से नींव क्रिएट की जाने वाली है। इसके बाद में ये लोग तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर इस स्ट्रक्चर के लिए एक नींव क्रिएट की जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनेगा उसे कई हजार सालों के लिए यहाँ पर टिके रहना है, इसलिए उसे एक अच्छी नींव चाहिए। ये काम खुद से जेवियर को दिया जाता है। जेवियर एक हथौड़ी की मदद से कई सारी लकड़ियों को जमीन तक घुसाने लगता है ताकि एक मजबूत नींव बनाई जा सके। अब जेवियर को ये काम करते हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, उसने काफी बड़े एरिया को कवर कर भी लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा बाकी है। तभी लियोन यहाँ पर आता है और हंसते हुए लगातार जेवियर की तरफ दिख रहा होता है। जेवियर कहने लगता है जल्दी ये सारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। लियोन बोलता है वैसे मुझे एक चीज देखकर काफी हंसी आ रही है कि तुमने इस बार इस काम को करने के लिए किसी भी तरीके की आनाकानी नहीं की। जेवियर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? लियोन कहता है मैं जब भी तुम्हें कोई काम देता हूँ तो तुरंत ही कह देते हो कि तुम एक नाइट हो और तुम इस काम को नहीं करोगे। हमेशा किसी भी काम करने से पहले थोड़ी बहुत आनाकानी दिखाते हो। मैंने सोचा था तुम इस जोड़ी से ऐसे ही करोगे, लेकिन इस बार तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम तुरंत ही इस काम के लिए मान गए। लियोन के इतना के साथ में जेवियर की चीज ज्यादा देती है, वो तुरंत ही उस तरह को रखकर वहां जाने लगता है और जाते हुए कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं एक नाइट हूँ, मुझे काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लियोन कहता है नहीं नहीं जेवियर प्लीज यहीं पर रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से चले गए तो सारा काम रुक जाएगा। इस काम को तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तुम सोचो ना, अगर हम इस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है वो सारा ऐसे ही रह जाएगा। और फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे फादर बैरॉन उस कर्जे को लेकर थोड़ी स्ट्रेस में आ जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, फिर उसके बाद में और भी कुछ हो सकता है और सबके लिए हो सकता है तुम अपने आप को जिम्मेदार मान लो। सोचो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या तुम इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले सकते हो? इसलिए प्लीज मेरी मदद करो, हमारी फैमिली को बचा लो, इस काम में मदद करो। जेवियर यहाँ पर लियोन की इन इमोशनल बातों में आ जाता है और फिर दोबारा से इस काम के अंदर लग जाता है। यहाँ पे जब जेवियर इस तरह काम कर रहा होता है, इस तरह पर लियोन बेंगुल की मदद से स्टील रॉड्स को क्रिएट कर रहा होता है। उसकी स्टील लॉन्चिंग की स्किल को एक्टिवेट कर देता है ताकि यहाँ पर स्टील को क्रिएट किया जा सके और फिर इसके बाद में इस स्टील को यहाँ पर लगा देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म को और भी मजबूत किया जा सके। अभी फिलहाल सीमेंट का काम शुरू नहीं हुआ है। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है स्टील रोड्स भी इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर परफेक्टली करेक्ट हो जाती है। उसके बाद में सीमेंट को उसके अंदर डालना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर सीमेंट डालना एकदम आखिरी स्टेप है। सीमेंट के पूरी तरह जमने के बाद में लकड़ी के आसपास के टुकड़ों को इधर से हटा देते हैं और फिर इसके बाद में सामने दिखाई देता है पूरा एक शानदार स्ट्रक्चर, एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर इस मूर्ति को रखा जा सकता है। काउंट केमो भी यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए आता है। लियोन से कहने लगता है देखिए यह है पूरा एक आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप उस स्टेचू को रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर उस मरमेड के स्टेचू को रख दिया तो दूर से देखने पर वो ऐसा लगेगा जैसे वो समुद्र के अंदर ही फ्लोट कर रहा हो। काउंट केमो बोलता है मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा शक है। मुझे लगता है ये पिलर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। ऐसा हो सकता है जब हम इसके ऊपर स्ट्रक्चर को रखें उसी टाइम पर ये टूट जाए, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे पर भरोसा है कि तुमने अगर इसे क्रिएट किया है तो ये अच्छा ही होगा। अगर सच में ये अच्छा निकलता है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कंस्ट्रक्शन फीस इतनी ज्यादा मिलेगी तुम बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। ये सुनकर अब लियोन भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद में स्टैचू को लगाने की प्रोसेस यहाँ पर शुरू की जाती है। 5 बोर्ड्स यहाँ पर आती है जिनकी मदद से स्टैचू को एकदम सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेटअप कर दिया जाता है। यहाँ पर इस स्टैचू का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, वैसे तो प्लेटफॉर्म पर काफी बड़ा था और उसके ऊपर भी इतने बड़े स्टैचू को रख दिया गया है। इसके ऊपर कई सारे गहने लगाए गए हैं जिसकी मदद से ये दूर से चमक रहा है और साथ में इस स्टैचू के हाथ में एक ट्राइडेंट भी है। आसपास में जितने भी शिप्स है उन सभी के अंदर पार्टी चल रही है। जितने भी लोग यहाँ पर है वो सब के सब बहुत ज्यादा खुश होते हुए इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ पर इस पार्टी के जितने भी लोग आए इन सभी को एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड दिया गया है। लियोन भी इसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ अजीब से कपड़े पहन रखे हैं जो कि आगे लोग अक्सर पार्टी पहनते हैं, लेकिन लियोन इनके अंदर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो एक बिल्डर है। वो अक्सर ही काफी ज्यादा ढीले कपड़े पहनता है, लेकिन ये कपड़े पहनने के बाद में उसकी पूरी बॉडी जैसे घुटन सी हो रही है। इसके बाद में जेवियर देखता है। जेवियर बिल्कुल नॉर्मल इन कपड़ों को पहन रखा है। उस देख कहने लगता है तुम इन कपड़ों को हर रोज कैसे पहन लेते हो? मुझे तो एक बार पहनने में काफी दिक्कत हो रही है। लियोन कहता है जब कोई इस तरह कपड़ों को पहली बार पहनता है तो वो अक्सर ही इस तरह का रिएक्शन देता है, लेकिन आपने तो इस तरह कपड़े पहले ही बहुत बार पहने हैं। कई सारे इवेंट्स में आपको इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये सुनने के साथ में लियोन समझ जाता है अब आगे से कुछ भी बोलना उसके भारी पड़ सकता है। वो जल्दी से अपना वो बंद कर लेता है। इसी टाइम पर काउंट किलोमीटर की आवाज आती है। सभी लोगों जल्दी से यहाँ पर देखिए, ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने इस स्टेचू को क्रिएट किया है। अगर यहाँ पर ये दोनों नहीं होते तो किसी भी तरीके से इस स्टेचू को क्रिएट नहीं किया जा सकता था। ये महान बिल्डर है जो कि किसी भी चीज की मदद से किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है। ये सुनने के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब लियोन और जेवियर को देखने लगता है। उनके मुंह से काफी तारीफें निकलने लगती है। इनमें से कहता है बहुत अच्छे, तुमने काफी अच्छा काम किया।
इसके बाद में सबके सब इनकी तरफ बढ़ते हैं और हमेशा की तरह लियोन को इस बार भी इग्नोर कर दिया जाता है। सबके सब जेवियर के पास में जा रहे हैं। लियोन आगे खड़ा रह जाता है और ये देखने के साथ में लियोन के आसपास में एक सेकंड के लिए डार्कनेस आ जाती है। वो सोचा लगता है मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मुझसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अंदर से कितना स्मार्ट है, सब ये देख रहे हैं कि कोई बाहर से कितना ज्यादा हैंडसम है। लेकिन अब की बात तो मुझे जलन में नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन फोकस है पैसे कमाना, और वो तो मैं कमा ही लूंगा। भले इन लोगों की झूठी तारीफ सुनकर मुझे करना क्या है। सेम इसी तरह के एक्सप्रेशन जेवियर के चेहरे पे भी होते हैं। वो कुछ खास खुश नहीं है। ये लोग सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी एकदम शांति से इनकी बातों को सुन रहा होता है। वो सोचने लगता है ये सारे लोग किसी तरह घटिया है, यहाँ पर आकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इनमें से किसी से भी कोई बात करने की कोशिश नहीं करनी। मैं चाहता हूँ इन सभी को दूर फेंक दूं, लेकिन यहाँ पर काउंट क्रेमो भी है। अगर कुछ भी किया तो सीन खराब हो सकता है। इसी समय लियोन पहले ही सदमे में होता है और काउंट क्रेमो उस सदमे के ऊपर और नमक डालने की कोशिश करता है। वो उसके पास में आता है और उसे कहने लगता है यहाँ पर मेरे लोगों की कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ तुम्हारे चेहरे में है। उन्हें तुम्हारे चेहरे देखकर बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि तुम एक बिल्डर हो सकते हो। लियोन कहता है आपका शुक्रिया, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है। तभी काउंट क्रेमो उन सारे लोगों से कहने लगता है सभी लोगों याद देखो, असल में ये वो बिल्डर है जिसने इस सारे कंस्ट्रक्शन काम को संभाला है, वो नहीं है। ये सुनकर वो सारे बंदे लियोन के मुंह पे बोल देते हैं अच्छा तो तुम हो, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि तुम कोई नौकर हो। ये सुनने के साथ में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब दोबारा हंसने लगते हैं और लियोन को अपने खुद के ऊपर ही बहुत शर्म आने लगती है। और फिर इसी समय इन सभी के साथ में इनका कर्मा हो जाता है। कोई है जो काफी तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है। ये वो बड़ा सा केकड़ा है, गीगा टाइटन। शिप्स के पास आने के बाद में ये समुद्र से बाहर निकलता है। इसे सामने की तरफ सबसे पहले वो मरमेड दिखाई देती है, जिसे देखकर सोचे लगता है वहां पर वो मरमेड है मेरी नेचुरल दुश्मन। इसे खत्म करने का आज मौका मिला है तो आज ही इसे खत्म कर दिया जाएगा। ये सोचकर केकड़ा दोबारा से समुद्र तक चला जाता है और एकदम शांति से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। काउंट क्रेमो ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये केकड़ा सच में मरमेड से काफी ज्यादा नफरत करता है और उनसे डरता भी है, लेकिन मरमेड्स के झुंड से डरता है, किसी एक मरमेड से नहीं। इस केकड़े के अंदर इतनी पावर है कि एक मरमेड को तो ये पूरी तरह खत्म कर सकता है, और इसी वजह से इस एक मरमेड को एक आसान शिकार समझकर ये तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि ये स्टैचू उल्टा काम कर रहा है। केकड़े को खुद से दूर करने के बजाय ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक चारे की तरह। और यहाँ पर इस शिप के जितने भी लोग होता है उन सभी को इसको पता ही नहीं है। लियोन के आसपास में सारे आदमी लोग हैं जो कि अब उसे कांग्रेचुलेट, थैंक यू और इसके अलावा उसे काम की तारीफ करने लगता है। और अभी भी जब सब लोग पता चल चुका है कि जेवियर ने कुछ भी नहीं किया है, इसके बावजूद भी जेवियर के आसपास में चारों तो लड़कियां ही लड़कियां हैं जो कि लगातार उसको देखती जा रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जेवियर कर क्या रहा है। अगर जेवियर खाना भी खा रहा है तो ये चीज देखकर भी उन सभी लड़कियों को काफी ज्यादा सुकून सा मिलने लगता है। जेवियर को ये सब चीजें कुछ खास पसंद नहीं आ रही होती है। वो जल्दी से शिप के एक साइड में आ जाता है, अपने वाइन लेकर वहाँ साइड में बैठ जाता है। वो अकेले बैठकर यहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है। तब एकदम से उसे कुछ कंपन सी फील होती है कि जल्दी से समुद्र देखने लगता है। तभी लियोन जेवियर के पास में आता है और उसे कहता है क्या हुआ, कुछ अजीब से लग रहे हो, तुम यहाँ पर आकर शांति से क्यों बैठ गए। जेवियर को जवाब नहीं देता। लियोन आके बोलता है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जल्दी से मुझे बताओ हुआ क्या है। यहाँ पे हमारा काफी सारा काम हो चुका है, सारा काम हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हमें काफी सारा पैसा मिलेगा, तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। जेवियर इस बार भी लियोन को जवाब नहीं देता और अब लियोन गुस्सा आने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे बात करो। जेवियर कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ है जो काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये सुनकर लियोन उस पूरे समुद्र को देखने लगता है। उस वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे पता है जेवियर ने कहा है तो कुछ तो होगा ही। वो जेवियर से आगे सवाल करता है कि क्या चीज है और वो चीज कितनी बड़ी है। जेवियर कहता है मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि ये चीज है क्या, लेकिन इसका साइज का थोड़ा बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, कम से कम उसका साइज इस शिप का 2 गुना होगा। लास्ट टाइम जब हिप्पो पानी में की बात में अपने साइज को मैक्सिमम ले गया था उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा। ये सुनने के साथ में लियोन एक सेकंड समझ जाता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बहुत ज्यादा घबरा देता है। जो चिल्ला कहता है सभी लोग सावधान हो जाओ, और फिर वो एकदम से खुद शांत करता है। वो समझ जाता है अगर उसे कुछ भी चिल्ला के कहा तो भगदड़ मच जाएगी। फिर वो शांति से काउंट क्रेमो के पास में आता है और फिर उसके पास में आकर धीरे से उसके कान में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है गीगा टियान यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर शिप के अंदर काफी सारे लोग हैं और इसके अलावा बाकी शिप्स के अंदर भी काफी लोग हैं। हमें जल्दी से इन सभी को ऐसे निकालना होगा इससे पहले कि वो गीगा टाइटन हम सभी को प्रोटेक्ट करके यहाँ पर सभी लोग खत्म कर दे। ये सुनकर काउंट क्रेमो अपने बॉडीगार्ड को उसको बुलाता है, इसका नाम ग्यो वैन है, और फिर से पूछता है समुद्र के ऊपर पूरी तरह नजर रखना, क्या तुम्हें आज समुद्र के अंदर कुछ अजीब दिखाई दे रहा है, जैसे समुद्र में कुछ हलचल है। गिगोवेन बोलता है नहीं, कुछ भी हलचल फील नहीं हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो समुद्र के अंदर सब कुछ एकदम शांत है। ये सुनने के साथ में काउंट क्रेमो को लियोन की बातें थोड़ी बचकानी से लगने लगती है। वो लियोन से कहता है तो मैंने देख रहे हो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा स्वॉर्ड मास्टर स्टेज पे पहुंच चुके हैं, इनके सेंसेस भी काफी तेज है। अगर इन्हें यहाँ पर कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है यानी इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम पूरे बेफिक्र होकर यहाँ पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। ये सुनने के साथ में लियोन का मुंह मिल जाता है। वो समझ जाता है अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह भरोसा है कि जेवियर ने कुछ कहा है तो वो सही होगा, क्योंकि जेवियर ही इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, उसकी बातें गलत नहीं हो सकती। तभी काउंट क्रेमो आगे बोलता है वैसे आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ गीगा टाइटन ने हम पर डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश की हो। वो केवल हमें डराने की कोशिश करता है, कभी भी हमारे पास आने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर इस चीज का कोई भी कारण नहीं हो सकता कि वो आपकी बार हम पर अटैक करने की कोशिश करे। वो हमेशा की तरह हमें केवल डराने की कोशिश करेगा और फिर दूर से लौट जाएगा। ये सुनकर लियोन वो बनाते हुए कहने लगता है शायद से कुछ है,
हमने उसे एक कारण दे दिया है जिससे वो हम पर अटैक कर सके। ये कहते लियोन का इशारा इस मूर्ति की तरफ होता है जो कि मरमेड की इन लोगों ने लगाई थी। इसे देखने के साथ में ही काउंट क्रेमो को भी छोटी बहुत चीजें समझ में आने लगती है। वो लियोन और जेवी की तरफ थोड़ा गौर से देखता है। इन दोनों के चेहरे के ऊपर काफी सारा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और इससे समझ जाता है कि दोनों जो कह रहे हैं ये सब पूरी तरह सही हो सकता है। इसी टाइम पर इसके असली जो बॉडीगार्ड है ये काउंट क्रेमो से बोलता है ये दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी ऐसा लगता है जब कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, सब कुछ एकदम प्लेन ही चल रहा है। इस बार काउंट क्रेमो इस बॉडीगार्ड की बात को पूरी इग्नोर करता है। वो जल्दी से कहता है यहाँ पर जितने भी शिप्स है इन सभी को इस स्टैचू से दूर करो, जल्दी से सारे एंकर खोल दो और यहाँ से निकलो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। काउंट क्रेमो जब भी कहता है तभी मोस्टर कब तेज से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और तुरंत ही कब से लोग इस काम के अंदर लग जाते हैं। वो एंकर को पानी की तरफ बाहर निकलने लगते हैं। ये देखिए लियोन कहता है इस स्टेज के अंदर काफी लंबा टाइम लगेगा। जीवर कहता है हाँ इसमें टाइम तो लगने वाला है, मेरे अनुमान से मुझे ऐसा लगता है इससे पहले वो मोस्टर यहाँ पर पहुंचे हम किसी भी हालत में एंकर को तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पर सब के सब खत्म होने वाला है, वो मोस्टर यहाँ पर अटैक कर देगा। लियोन कहता है जेवियर फिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों, जल्दी से पानी के अंदर कूदो और एंकर को काट दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। ये सुनकर जेवियर बिल्कुल वैसे ही करता है। वो तुरंत ही अपनी तलवार लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। इसी समय लियोन अपना दूसरा काम करता है, वो प्रूडॉन को इस स्टेचू की तरफ फेंक देता है और फिर कहने लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसी समय लियोन ने इस प्रूडॉन को एक बीज भी खाने के लिए दिया होता है जिससे इसका साइज बढ़ जाता है। ये सीधे उस स्टेचू के ऊपर जाकर टकराता है। यहाँ पर इसका मेन काम है जो सारी बोर्ड्स स्टेचू के साथ बंधी हुई है इस वाली रस्सी को काटना। अभी फिलहाल तो जेवियर का काम काफी तेज चल रहा है। वो पानी के जाने के बाद में लंगर से बंधी हुई इस चेन के ऊपर जोर से अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसके साथ में ये चेन टूट जाती है और बोट इस लंगर से अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोडॉन भी अपने काम में लग चुका है। वो तेज से अपने दत्तों की मदद से इस रस्सी को काटने लगता है। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये सारी बोट्स इस जगह से अलग होने लगती है। वो सारी इस स्टेचू से दूर रहती जा रही है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लियोन यहाँ पर जितने भी लंगर होता है इन सभी को काटने में कामयाब हो जाता है, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा। लेकिन ये सब कुछ करने में उसे थोड़ा बहुत लंबा टाइम तो लग ही गया है। उसे पीछे की साइड में एक आर्ट फील होती है। वो जल्दी पीछे से दिखता है। उसे वहां पर दूर थोड़ा सा वो मोस्टर दिखाई दे रहा है जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर जेवियर ने तो पहली बार इस तरह किसी मोस्टर को देखा है। वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लगता है ये मोस्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, काफी तेजी से हमारी तरफ आ रहा है, जितनी रफ्तार में सोची थी ये उससे भी जाता है। इसी समय काउंट क्रेमो के ऑर्डर के ऊपर ये जितनी भी शिप्स होती है सारी स्टेचू से दूर जाने लगती है। ठीक इसी समय समुद्र के अंदर से ये मोस्टर बाहर निकलता है और बाहर आने के साथ में एक बोट के ऊपर अटैक कर देता है और ये वही बोट है जिसके ऊपर लियोन और काउंट क्रेमो और साथ में बाकी सारे लोग हैं। इस मोस्टर के एक अटैक के साथ में ये बोट टूट जाती है, सबके जोर से वहां में उछल जाते हैं। इसके बाद में अगला नंबर होता है इस मूर्ति का। इस मूर्ति के ऊपर प्रोडॉन है जो कि इस मोस्टर को अभी तो बढ़ता हुआ देख रहा होता है। वो जैसे इस मोस्टर को अपनी तरफ एकदम पास से पहुंच जाता दिखता है, तुरंत ही उस मूर्ति को छोड़कर उस पानी के अंदर कूद जाता है। तभी इस जगह पर दोबारा से जेवियर की एंट्री होती है। जेवियर ने एक नई स्किल एक्टिवेट कर लिया है। वो अपनी तलवार का यूज करके हवा में उड़ते हुए बाहर निकलता है। बाहर आने के साथ में वो सबसे पहले लियोन को संभालता है। इसी समय सबकी नजर इस मूर्ति के ऊपर पड़ती है। इस मूर्ति को इस मोस्टर ने काफी तेज रफ्तार से उसे सिटी की तरफ फेंक दिया है। मूर्ति इतनी तेज से आकर एक मूर्तियों की तरह सिटी के अंदर गिर जाती है। सभी लोग एक दूसरे से घबरा जाते हैं। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है कितनी बड़ी मूर्ति उनके ऊपर इस तरह से आगे गिरेगी। उस मूर्ति के जिन पे गिरने के साथ में उसे काफी से टुकड़े हो जाता है और साथ में खून की कुछ ड्रॉप्स दिखाई देती है। इसका मतलब कोई तो मारा गया है और मौत का ये सिलसिला अभी तो केवल शुरू ही हुआ है। अभी तो काफी सारे लोग हैं जो कि उस समुद्र के अंदर है, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। लियोन और जेवियर इस टाइम पर इस टूटी हुई बोट के ऊपर है। लियोन इस पर देख कहने लगता है यहाँ पर ये काफी सारे लोग हैं, हम इन सभी को नहीं बचा सकते, हमें कुछ करना होगा। इसी समय लियोन का आइडिया आता है। वो जल्दी से हिप्पो को बाहर निकालता है और फिर से ऑर्डर देता है अपनी वन शॉट स्किल को एक्टिवेट करो। ये कहते वो उसे पानी के अंदर फेंक देता है। हिप्पो सीधे उस समुद्र के अंदर आने के साथ में और पार को एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पर जितना पानी है उस सारा उसके मुंह के समाने लगा है और पानी के साथ में ये सारे लोग भी जैसे जैसे पानी हिप्पो की बॉडी के अंदर जाता जा रहा है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से उसकी बॉडी के अंदर इन सारे लोगों की जगह है। इसी समय एक और खतरनाक चीज दिखाई देती है। ये मॉन्स्टर अभी भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इसने मूर्ति को तो नष्ट कर दिया है, लेकिन इसने मूर्ति को सिटी की तरफ फेंक दिया था और अभी चेक करना चाहता है कि वो मूर्ति पूरी तरह खत्म हुई या फिर नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से वो मूर्ति नहीं एक जिंदा मर्मेड थी जो कि इस मॉन्स्टर की दुश्मन है। इसलिए वो उस मूर्ति को चेक करने के लिए पूरी सिटी को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। ये देखो जेवियर जल्दी से लियोन को दिखता है और उसे कहने लगता है मास्टर लियोन वहां पर देखिए, उस गीगा टाइटन ने सिटी को अटैक कर दिया है, वहां पर सभी लोग की लाइफ खतरे में है, हमें जाकर उन्हें बचाना होगा, किसी तरीके से इस गीगा टाइटन को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। ये तो जेवियर जब लियोन को देखता है उसे दिखाई देता है लियोन किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। उसने एक बोट को मतलब एक पलंग को बोट की तरह यूज किया है और वो तलवार से उसे आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखो जेवियर कहता है मास्टर लियोन ये आप क्या कर रहे हैं, वहां पर वो मॉन्स्टर उस तरफ है, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ में चलिए, हमें लोगों को बचाना होगा। लियोन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, अभी तुमने कहा उस तरफ मॉन्स्टर है तो हमें उस तरफ जाने की क्या जरूरत है, हमें अपनी जान को बचाना होगा, जल्दी से यहाँ से निकलो। क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो कि मैं जाकर उस मॉन्स्टर से फाइट करूंगा जिससे पूरी सिटी को खत्म करने की पावर है। इसी तरह हम दूसरी तरफ काउंट क्रेमो और बाकी लोगों को देखते हैं कि दूसरी बोट पहले पहुंच चुका है, शायद से इसकी बॉडीगार्ड ने इसे बचा लिया था और अब यह पहुंचने के साथ में ये तुरंत ही काम शुरू कर देता है। जितने भी सोल्जर साथ में होता है इन सभी को ऑर्डर देता है पानी के जितने भी लोग हैं उन सभी बचाओ। यहाँ पर हमारा सबसे पहला काम होगा पानी में जितने भी लोग हैं उन सभी को बोट के अंदर लेके आना, उसके बाद में हम सिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सुनने के साथ में ये सारे सोल्जर्स इस रेस्क्यू मिशन को शुरू कर देते हैं। पानी के अंदर से लोगों को निकालना शुरू किया जाता है। यहाँ पर हिप्पो भी इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है। इस जितने भी लोग को पानी के साथ में और बॉडी के अंदर लिया था उन सभी को बोट के अंदर लाने के बाद में वहीं पे ढोल देता है।
अभी भी काफी सारे लोग पानी के अंदर ही है। वो तेजी से बोट की तरफ बढ़ने लगता है, किसी तरीके से बोट के पास में आकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर ये बात तो पूरी तरह श्योर है, पानी के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से मैक्सिमम को बचा लिया गया है। यहाँ से हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर मेन खतरा है, ये मॉन्स्टर सिटी के अंदर एंटर कर चुका है, तेज से घरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और लोग भी इधर उधर भगते जा रहे हैं। सब जगह भगदड़ मच चुकी है, लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इन लोगों की चीखें इतनी तेज है कि लियोन और जेवियर भी इस सब को सुन सकता है। लियोन इसको सुनकर उसे इग्नोर करता है। वो जेवियर से कहता है तुम अभी तक वहाँ पर खड़े क्यों, जल्दी से मेरे साथ में आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस बोट के ऊपर हम दोनों के लिए जगह है, हम आराम से इस पलंग की ओर बैठकर यहाँ से दूर निकल सकते हैं। लियोन ने कहता है कि तभी किसी की चलन हो जाती है, प्लीज यहाँ पर आओ और कोई मेरी मदद करो, ये मॉन्स्टर मुझे अटैक करके मुझे खत्म करने वाला है। इसी समय एक सोल्जर की हो जाती है, लोगों यहाँ पर इस तरफ आओ, हम तुम सभी लोगों को बचाएंगे, पानी के अंदर किसी की भी डेथ नहीं होगी, जल्दी से इस बोट के ऊपर चढ़ जाओ। इसी समय किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। ये सुनने के साथ में जेवियर पूरी तरह सहम जाता है और फिर वो लियोन से कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, यहाँ पर कितने सारे लोगों की चीखने की आवाज आ रही है, तुम इस सबको इग्नोर कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारा दिल सच में इतना पत्थर का हो चुका है कि तुम इस सबको इग्नोर करके यहाँ से जा सको और केवल अपने बारे में सोच सको। लियोन कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैंने कहा ना हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है और एक और बात, हम यहाँ पर केवल पैसों के लिए आए थे, हमें अपना काम करना था और हमने अपना काम कर दिया, ये जो चाहते थे हमने इनके लिए ठीक वही किया है और यहाँ पर इसी काम को करने के हमें पैसे मिले, तो अब यहाँ पर रुकने का फायदा क्या है, हम बेकार में इनकी किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, यहाँ पर लोगों को मरना है तो मरने दो, हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और वैसे भी काउंट क्रेमो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके पास में एक बहुत बड़ी सेना है, वो जरूर से कुछ ना कुछ करके उस मॉन्स्टर से फाइट कर लेगा। इस मॉन्स्टर से किस तरह से फाइट करनी है और किस तरीके से अपने लोगों को बचाना है, ये पूरी तरीके से काउंट क्रेमो की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। ये सुनने के साथ में जेवियर के माइंड के अंदर लियोन की जो भी अच्छी इमेज होती है वो सारी एक सेकंड में धुंधली पड़ जाती है। वो सोचने लगता है उस टाइम पर उस गुफा के अंदर तो लियोन बिल्कुल वैसा नहीं था, उसने उस टाइम पर मुझे बचाना जरूरी समझा, उसने एंड तक मेरे साथ मिलकर उन चींटियों से फाइट की और जब वो मुझे छोड़कर निकल सकता था उस टाइम पर भी इसने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे अपने साथ में लेकर बाहर निकाला। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है जब सिपाहियों के ऊपर खतरा आता है तो उनके सामान को ये खुद उठा लेता है, उनको किसी तरह की परेशानी होने नहीं देता। तो मुझे लग रहा था जितना स्वार्थी मैं समझता हूँ ये उतना है नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये उससे कई ज्यादा स्वार्थी है। उस समय इसने मेरी मदद की और उन सिपाही की मदद की, वो सब केवल इसलिए था क्योंकि उसके अंदर इसका पर्सनल स्वार्थ था, उन सभी से इनको काम है। लेकिन अब क्योंकि ये सिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं इनसे इन्हें कोई भी काम नहीं है तो ये उनकी मदद करना नहीं चाहता। लियोन फ्रंटेरा तुम्हारा असली चेहरा मुझे दिखाई दे चुका है, मुझे पता है अब तुम किस तरह के इंसान हो। तो भी लियोन ये कहता है जेवियर तुम भी तक वहाँ पे खड़े क्यों, जल्दी से मेरे साथ में आओ, हमें ऐसे निकलना होगा। यहाँ पर इस सिटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और हमारे खुद के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, हमारे ऊपर कितना बड़ा कर्जा है जिसे हमें ऊपर से उतारना है, हम यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, यही हमारे लिए बड़ी बात होगी। इन दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारे बस की नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इस जगह से जल्दी जल्दी निकल लेना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। लियोन की ये बात सुनने के बाद भी जेवियर अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहता है और सोचने लगता है लियोन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ, कोई यहाँ पर मुझे मदद के लिए बुला रहा है तो मैंने इस तरीके से पीठ दिखा के नहीं भाग सकता, इस बारे में मेरे लिए सोचना भी गलत है। जेवियर के इतना सोचने के साथ में लियोन को स्क्रीन हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जेवियर के माइंड के अंदर तुम्हारे लिए जो अप्रेजल था वो अब 5 पॉइंट से कम हो चुका है, इस तरीके से तुम्हारी केवल अप्रूवल रेटिंग ही कम हुई है, तुम्हें आर्य पॉइंट का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारे पास में 1901 आर्य पॉइंट है, जितने पहले थे उतने ही। इसी समय जेवियर अपनी तलवार निकालता है, उसे कहने लगता है मैं एक नाइट हूँ, जब किसी भी हालत में इन लोग कैसे छोड़कर मैं से निकल नहीं सकता हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। लियोन कहता है नहीं जेवियर पागल मत बनो, अगर तुम वहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करोगे तो पक्के तौर पर मारे जाओगे, वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर है, जल्दी से मेरे साथ में से निकल लो। जेवियर कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जा रहा हूँ। ये कहने के साथ में जेवियर अपनी इस तलवार को एक सर्फिंग बोर्ड की तरह तेजी से यूज करता है और सीधे उस सिटी तो बढ़ने लगता है। उसने यहाँ पर इसे अपनी एक स्किल का भी यूज किया है जिससे उस स्वॉर्ड के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है, जिससे उसकी रफ्तार और तेज हो चुकी है, वो सिटी की तरफ बहुत तेज जा रहा है। सिटी की तरफ बढ़ते वक्त उसके माइंड के अंदर केवल एक ख्याल चल रहा होता है कि सिटी के अंदर क्या चल रहा होगा और वो किस तरीके से उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन सारे लोगों को बचाएगा। अब फिलहाल लियोन की तरफ से कुछ भी रिएक्शन नहीं आता, वो बस जेवियर को जाते हुए देख रहा होता है और जोरों से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। जेवियर ने मन बना लिया है और वो किसी हालत में रुकेगा नहीं। यहाँ से हम सिटी का सीन देखते हैं, यहाँ पर काफी सारे वॉच टावर्स है जिनके ऊपर तोपें रखी हुई है। यहाँ पर एक सोल्जर की इशारे के साथ में इन सभी तोपों को एक साथ फायर कर दिया जाता है। काफी सारे तोपों गोली तेजी से इस मॉन्स्टर से बढ़ता है, उससे जाकर इसकी बॉडी पर टकरा जाता है, लेकिन इससे मॉन्स्टर पर कुछ इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये तोपी गोले कुछ कंचों की तरह इसकी बॉडी पर टकराकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर इन सोल्जर की घबराहट काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। इनमें से बोलता है ये सब क्या हो रहा है, इस मॉन्स्टर के ऊपर तो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, हम किस तरीके से रोकेंगे। इसी समय ये मॉन्स्टर अपने अगले अटैक करना शुरू करता है। उसके आंखों के पास में से कुछ सॉकेट खुल जाता है जिसके अंदर से एक बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलती है। ये सॉकेट दोनों तरफ खुले हैं और इन दोनों सॉकेट्स के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है ये जो तेज होती है कि जैसे जाकर इस वॉच टावर की टकराती है, वो सॉकेट टुकड़े हो जाता है, जिसके साथ में 1 सेकंड के अंदर इस वॉच टावर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की डेथ हो जाती है। इसके बाद में ये मॉन्स्टर आगे बढ़ना शुरू करता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को रोनते हुए आगे बढ़ रहा है।
तभी इसकी नजर पड़ती है सिटी के बीच में गिरे हुए इस स्टेचू के ऊपर, जहाँ पर अभी भी मरमेड की मूर्ति पड़ी हुई है। इसका थोड़ा सा टुकड़ा है और केवल इतना ही काफी है इस मॉन्स्टर को और उसे दिलाने के लिए। उसे देखने के साथ में ये सोचा लगता है उस मरमेड को पूरी तरह नष्ट होना होगा, मैं उसे खत्म करके ही जाऊंगा। इस मॉन्स्टर की ये कमिटमेंट सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए कम ज्यादा भारी पड़ जाती है, क्योंकि वो मूर्ति सिटी के एकदम बीच में गिरी है। अगर उस मूर्ति तक पहुंचना है तो इस आधी से ज्यादा सिटी को पूरी तरह नष्ट करना होगा, और इससे भी इस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नष्ट कर देगा। यहाँ पर ये मॉन्स्टर जमीन के ऊपर थोड़ा स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी रफ्तार ह्यूमंस के हिसाब से कम ज्यादा फास्ट है। भगते हुए लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। और इसी के साथ में यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। ये मॉन्स्टर फाइट अगले एपिसोड में दिखाई जाएगी। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।